डाया पैरा फेरो एंटी फेरो फेरी मैग्नेटिक। ये तो एक बड़े हिट गाने की धुन है भाई। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, डाया पैरा फेरो एंटी फेरो फेरी मैग्नेटिक। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आज आप लोगों के लिए क्लास 12th सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है बुक में एनसीईआरटी में, वो लेके आया हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें ये 5 मैंने इनके बारे में लिख दिया है। ज़रा पहले हम इनके नाम एक बार पहले खोल देते हैं। देखिए, एक हुआ हमारा डायामैग्नेटिक, दूसरा हमारा हुआ पैरामैग्नेटिक, तीसरा हुआ हमारा फेरोमैग्नेटिक, चौथा हुआ एंटी फेरो मैग्नेटिक और लास्ट में हुआ हमारा फेरी मैग्नेटिक। ये 5 नाम है हमारे सामने। इसमें जो ये लास्ट वाले 3 हैं, इनके लिए हम डोमेन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब फेरोमैग्नेट्स होते हैं। ये जो कैटेगरी होती है इसको जाने देते हैं, डोमेन थ्योरी के हिसाब से आती है। डोमेन थ्योरी 1906 में गिवन बाय वेज। तो ये तीनों जो सब्सटेंस हैं ये एक अलग कैटेगरी में आते हैं, ये सब डोमेन्स बनाते हैं। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डोमेन थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुल मिला के आपके सामने ये 5 तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो सब्सटेंस के अंदर होती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए थोड़ा सा हम इतिहास में पीछे चलते हैं। आज से ठीक 200 साल पहले, ये देखिए आपका 2020 है और हम बात कर रहे हैं 1820 की। 1820 ऑर्स्टेड साइंटिस्ट का आपने नाम सुना होगा। तो इन्होंने एक ये चीज़ प्रूव करी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में है तो वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। मतलब कि एनी चार्ज्ड पार्टिकल इन मोशन क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ध्यान समझिएगा। ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स का भी तड़का लगाएंगे तो मज़ा आएगी पढ़ने में। तो ये 1820 में ऑर्स्टेड ने, बहुत पॉपुलर नेम है, इनके नाम पे यूनिट भी दी गई है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जानते हो। तो एनी चार्ज पार्टिकल इन मोशन क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ उन्होंने डिस्कस करी। उसके बाद फिर उसी 19वीं सेंचुरी में, ये बात 19वीं सेंचुरी की है, तो उसी 19वीं सेंचुरी में जो 2 और साइंटिस्ट सामने आए, एक आए माइकल फैराडे और फिर फाइनली मैक्सवेल। और जब मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी, अपने लॉज दिए, तो उन्होंने एक तरह से ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर फेसेस ऑफ वन कॉइन। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर हेड पे इलेक्ट्रिसिटी है तो टेल पे मैग्नेटिज्म है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है ये नीचे थोड़ा सा कट गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों एक दूसरे में
कन्वर्टिबल है, ये चीज़ मैक्सवेल ने प्रूव की थी। ये जर की लाइन ये शायद कट गई है, फेसेस ऑफ अ कॉइन। तो ये हमारे सामने एक चीज़ सामने आई। अभी इसको और मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करता हूँ। डाया पैरा फेरो, एंटी फेरो, फेरी, मैग्नेटिक, ये 5 नाम आपको मैंने फ़िलहाल याद करवा दिए। अभी डाया और पैरा, ये जो 2 टर्म हैं, ये ज़रा केमिस्ट्री के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादा जो रोल है डाया मैग्नेटिक और उनका है। तो मैं ज़रा पहले इनको समझा देता हूँ। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पहली बात ये है, दीज आर वीकली repelled in a magnetic field। ये थोड़ा सा रिपेल होती है मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनको थोड़ा दूर धकेल देती है और डी से दूर होता भी है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा और जो रिपेल कर दे तो वो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरी बात ये है कि इनमें एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं। अब आप देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डायामैग्नेटिक। ज़्यादातर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। उनके अंदर डायामैग्नेटिक का मतलब इनके अंदर मैग्नेटिज्म हो ही ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होंगे, जैसे आप मान लीजिए ये सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन हो या फिर ये सिचुएशन हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको मैग्नेटिज्म नहीं मिलेगा और वहाँ पर आपका सब्सटेंसेस डायामैग्नेटिक होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डायामैग्नेटिक पे ले सकते हैं। दूसरे हमारे पैरा मैग्नेटिक, डी से दूर, डी से दूर, पी से पास, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएं, वो कहलाते हैं डायामैग्नेटिक, और जो मैग्नेटिक फील्ड में पास में आए वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। तो इनके लिए हम लिख सकते हैं वीकली अट्रैक्टेड। बाकी सब लाइनें सेम हैं, ये वीकली अट्रैक्टेड, बाकी ये सब लाइनें आपकी सेम हैं। दूसरा इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज़्यादा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा हमारा पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि कहानी कुछ ऐसी है कि कहीं पर लास्ट में ये कोई डी ऑर्बिटल है, ये जैसे आपको दिख रहा है, तो इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके कितने हैं? 3 है। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसका ये सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये एक भी अगर हो गया तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक का मतलब है जिनके अंदर खुद का मैग्नेटिज्म होता है, क्योंकि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये, 3 की मैग्नेटिक पावर आपस में जुड़ जाती है। तो ये हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें ज़्यादातर आपके एग्जाम्पल में मोस्टली जो ट्रांजिशन मेटल्स एंड आयंस
आर पैरामैग्नेटिक। तो ये हमारा डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिर्फ यही दो हैं, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, जिनको कि हम निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से इनको निकाल सकते हैं कि कोई चीज़ डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो अगला जो पॉइंट हमारा है वो इसी से रिलेटेड है कि दोनों हम ये पता कैसे करेंगे, हम ये चेक कैसे करेंगे कि डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। हाउ टू चेक डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, कैसे इसको हम पता करें? तो इसको पता करने का तरीका है हमारे पास में। एक तो हम ये है कि फॉर एटम्स और एटॉमिक आयंस यूज अबाउ प्रिंसिपल, मतलब हम लोग को क्या निकालना है इसमें? कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर सारे पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक है। जैसे हम सोडियम की बात करें, 11 1s2 2s2 2p6 3s1, तो अनपेयर्ड लास्ट में होंगे तो ये अनपेयर्ड हो गया तो ये क्या हो गया इसमें? ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए हमने आयरन लिया 26, इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन किया, ये हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया, ये लास्ट वाले में हमने D6 बनाया, 5 6 ये बनाया, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका हो गया पैरामैग्नेटिक। अब जैसे मान लीजिए हमने जिंक लिया 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन किया 4s2 3d10, अब हमने 3d10 बनाया, ये देखिए अब इसमें हमारा n की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब है ये हो गया डायामैग्नेटिक। तो देखिए एक तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एटम्स के लिए ये, और दूसरी बात ये है कि फॉर मॉलिक्यूलर स्पीसीज वी कैन यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, जैसे O2 N2 N2 प्लस O2 2 माइनस वगैरह। हमारे पास में केमिस्ट्री में ये दो टूल्स हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन चेक वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो हम इसको तो हम जान सकते हैं अच्छे से। तो अब ये एक फार्मूला है स्पिन ऑनली फार्मूला। स्पिन ऑनली फार्मूला S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक पर नहीं लगता है, ये सिर्फ D ब्लॉक के लिए लगता है। क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक वी हैव ओनली दिस फार्मूला विच वी कैन यूज़। हम लोग की जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी एबिलिटी क्लास 11 12 में होती है समझने की, उसमें हम लोग इसी एक फार्मूले को समझ सकते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये स्पिन ऑनली फार्मूला है √n+2 Bm। Bm होता है बोर मैग्नेटॉन, म्यू यहाँ पर है मैग्नेटिक मोमेंट, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Bm होता है बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट होती है म्यू की। एक बोर मैग्नेटॉन में 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। वैसे इसका अपना एक फार्मूला होता है EH/4πcm। एक बोर मैग्नेटॉन का मतलब ये होता है। एक्चुअल में ये फार्मूला ऐसे था, ऐसे होता है फार्मूला।
अब इस वैल्यू को, पूरे वैल्यू को सॉल्व कर लिया। जब हमने सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी आई वो आ गई इतनी 9.27 इंटू 10⁻⁻24। ई जो होता है ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 kg होती है। तो ये अगर हम सारी वैल्यू रख दें एसआई सिस्टम में है तो हमको इतनी वैल्यू इसकी मिल जाएगी। ये बोर मैग्नेट्रॉन होता है। अब जैसे एक मैंने एग्जांपल निकिल का लिया, हम निकालना चाहते हैं कि निकिल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो हमने निकिल का पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। लास्ट में ये आएगा 4:3d8। 3d8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप देखिए दो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, n = 2 हुआ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख दीजिए 2 2 + 2 2 + 2 हुआ 4 4 2 जा 8 हुआ। 8 का मतलब है ये 2√2 बोर मैग्नेट्रॉन हमारा आंसर आ गया। हम किसी भी एटम का, किसी भी आयन का हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं और उन कॉन्फ़िगरेशन को निकाल के हम ये वैल्यू हम इजीली इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके लिए है स्पिन ऑनली फार्मूला। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। मैं आपके लिए कुछ 2-4 मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूँ ताकि आप इस चीज़ को और समझ जाए निकालना। जैसे मान लीजिए हमने जिंक लिया 30। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट में होंगे 1 या 2 उन्हीं में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पूरा भरा नहीं होगा उसी में अनपेयर्ड होगा। इसमें हमने 3d10 को चेक करना है। ये देखिए हमने 5 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, म्यू की वैल्यू 0। इसमें कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है और इसका जो नेचर है ये आपका डायामैग्नेटिक है। जैसे ये हमारा m की वैल्यू 2 आ रही थी तो ये आया था पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये हमारा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये दोनों में फ़र्क हो गया, वो पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हमें किस पे लगाना है, सिर्फ डी ब्लॉक पे लगाना है, हमें बाकी और किसी में नहीं लगाना। मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, अगर दिल करे तो कमेंट बॉक्स में उसका मुझे आंसर देना। बोर मैग्नेट्रॉन में जैसे ये वैल्यू हमने निकाली है, तो जैसे मैंने आपको दिया Cu2+, Cu एटॉमिक नंबर 29 होता है। मैं आपको दिया Ag+1, Ag47 होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया Au3+, ये चैलेंजिंग है, इनमें गलतियां होती हैं। 79 Au3+, ये मैं 3 आपको दे रहा हूँ। हमको इसमें आप इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी वैल्यू निकाल के और हमें कमेंट्स में आप उसको डालिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब जैसे कि डोमेन थ्योरी की बात करते हैं, डोमेन्स का मतलब है अलग अलग रीजन्स, अलग अलग रीजन्स हैं और वहाँ पर आप ऐसे जनरली समझिए कि जैसे ये हमारा एक कोई ये है कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर ये बहुत सारे इलाके बन गए, डिफरेंट टाइप के हमने इसके अंदर रीजन्स बना दिए। ठीक है ना। जैसे ये देखिए मैंने आपको रीजन्स बना के दिखा दिए। अब इसमें क्या है कि जैसे इसके अंदर एटम है जिनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, तो सारे एटम जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। जैसे इस हिस्से के अंदर जो होंगे वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होंगे। ऐसे कहने का मतलब है कि एक डोमेन के अंदर वो सारे एटम्स ग्रुप टुगेदर हो गए जिनके मैग्नेटिक मोमेंट सिमिलर है, एक ही डायरेक्शन में। अब आप बात को समझिए ज़रा, ये समझिए आप ज़रा। ठीक है ना। ऐसे आप इस तरीके से आप बना सकते हो। एक के अंदर ये सब डोमेन्स बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो वो डोमेन्स, ये खास तरह के माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं ये रीजन्स। तो ये जैसे अलग अलग जो आपके ये डोमेन्स बन रहे हैं, इलाके बन रहे हैं, इनके अंदर जितने भी एटम्स होंगे सबके मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे।
अगर मैं आपको थोड़ा सा एक और पीछे लेके चलूँ तो जैसे कोई एटम होता है, उसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का एक तो ये मोशन हो रहा है, इसका ऑर्बिटल मोशन हो रहा है, मतलब एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एक तो ये मोशन हो रहा है, वो चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो ये जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से एक उसका मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो रहा है, और दूसरा वो अपनी एक्सेस पर स्पिन भी कर रहा है, तो वो स्पिन के कारण भी हो रहा है। तो दो चीज़ों की वजह से होता है, एक इसकी वजह से होता है और एक स्पिन की वजह से होता है, और दोनों की वजह से होता है। दोनों में जो स्पिन की वजह से होने वाला मोमेंटम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसमें आप लोगों ने स्क्रू रूल वगैरह पढ़े होंगे, थंब रूल वगैरह पढ़े होंगे, जिससे कि हम उस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, ये आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट है, इलेक्ट्रॉन अपने आप में टाइनी एक छोटा सा मैग्नेट है खुद। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो दो तरह के मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन का मोशन एक होता है ऑर्बिटल मोशन और दूसरा होता है उसका स्पिन। ऑर्बिटल मोशन और स्पिन दोनों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? स्पिन। तो उसकी वजह से उसका एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। फिर हमारे जो सब्सटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर डोमेन्स बन जाते हैं। कोई हमने एक सब्सटेंस लिया, ये एक सब्सटेंस का मैं आपको यही टुकड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर आप अगर गौर से देखेंगे, एक बार मैं बना देता हूँ जल्दी से, समय बर्बाद किए बिना। आप देख सकते हो ये एक जितने आपके ये रीजन बने हुए हैं, इन रीजन के अंदर की खूबी क्या है कि ये सब किसी एक खास डायरेक्शन में सारे के सारे एक साथ अलाइंड हैं, एक के साथ सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइंड है। इसके अंदर ये बहुत सारे डोमेन्स बन गए। ये थ्योरी 1906 में वेज ने दी थी। मैं एक बार पढ़ देता हूँ जल्दी से। द एटम्स, और ये स्पेशली इन केस ऑफ फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ड्यू टू सर्टेन म्यूचुअल इंटरेक्शन फॉर्म सो मैनी स्मॉल, छोटे छोटे कई स्मॉल इफेक्टिव रीजन्स देता है। जैसे कि ये हमारा एक पूरी कंट्री है और ये हमारे अलग अलग उसके छोटे छोटे स्टेट्स हैं, 30 के करीब हमारे स्टेट्स हैं। तो ये उसके अंदर के स्टेट्स हैं। हर एक स्टेट अपनी ढपली, अपना राग, अपने एक डायरेक्शन में अपना एक अलाइनमेंट, अपनी एक पावर, अपनी एक फोर्स, अपने आप में एक शक्ति उनकी होती है, लेकिन ये बटे हुए हैं सब। सर्टेन म्यूचुअल इंटरेक्शन फॉर्म सो मैनी स्मॉल इफेक्टिव रीजन्स, उन्हीं को बोलते हैं हम डोमेन। ईच डोमेन हैज़, इसमें लगभग 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 एटम्स होते हैं। मैंने तो कहीं 3 बनाया, कहीं 4 बनाया, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या में एटम्स होते हैं और हर एक एटम का अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। whose magnetic axes are aligned in the same direction, इनकी मैग्नेटिक एक्सेस जो होती हैं एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होती हैं, सभी एक ही डायरेक्शन में होती हैं। ईच डोमेन इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अपने आप में वो खुद ही एक मैग्नेट होता है। विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के ये हिस्सा अपने आप में एक मैग्नेट है, एक पावर है, किसी फील्ड के बिना। सभी में, सभी का मतलब है फेरोमैग्नेटिक में भी, एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी, फेरी मैग्नेटिक में भी, हर एक डोमेन अपने आप में हिस्सा है। और जो डोमेन का, देखिए स्टूडेंट, आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर दो और वो लाल वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो उससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, मोटिवेट किया करो। अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, गालियाँ दे दिया करो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। डोमेन का जो एक सिंबल है, इसको जैसे हम लोग अभी फ़िलहाल एक डोमेन के सिंबल को ऐसे एक मोटे एरो से डिनोट कर लें, ये हमारा एक डोमेन का एक हमारा सिंबल हो गया। तो जैसे इसको बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है तो हम ऐसे करके हमने बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दे, हम एक सिंबल इसका डोमेन का बना सकते हैं। मतलब इतने पूरे का एक रिजल्टेंट अगर हमें बनाना है, इतने पूरे का
तो हमने ये ऐसे करके एक थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया कि भाई सबकी एक ताकत एक सिंगल वेक्टर की, सभी वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे सब ऐड होते चले जाएंगे, तो ये एक हमने डोमेन बना दिया। ऐसे आप देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के बेसिस पर डिसाइड होंगी 3 चीज़ें, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो डोमेन्स होते हैं, पहले मैं ज़रा इधर समझाता हूँ, फिर ये जो इसमें लिखा हुआ मैटर है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसके अंदर ऐसे हमारे डोमेन बने हुए हैं। देखिए ये उसके डोमेन बने हुए हैं। ये हमारा है एब्सेंस ऑफ फील्ड। अभी इसके अंदर कोई फील्ड बनी हुई नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये आप समझ रहे हो ना, ये जैसे आप देख रहे हो तो इसके अंदर सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, उसका हमने एक रिजल्टेंट ये एक बना लिया। तो ये हमारे पास में डोमेन बना हुआ है। एब्सेंस ऑफ फील्ड में ये उसकी सिचुएशन है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फेरोमैग्नेटिक। अब हमने क्या किया कि एक फील्ड इसमें अप्लाई कर दी, एक फील्ड हमने इसमें अप्लाई कर दी। फील्ड अप्लाई करने पे ये देखिए फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो आपकी दिख रही है ये आपकी फील्ड है, उसकी ये डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो हमने जैसे फील्ड का मतलब है कोई एक एक्सटर्नल हमने मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ जोड़ दी, यानी मैग्नेट रख दिया इसके पास में। अब उसका असर क्या हुआ, उसका असर ये हुआ कि ये सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ये जो शक्तियाँ, जो स्टेट अलग अलग अपनी ढपली अपना राग, जैसे कोरोना पीरियड में भी मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट अपनी अपनी बातें झोंके पड़े हैं। तो अगर वो सब एक ही डायरेक्शन में बात करें, एक ही तरीके से बात करें, तो ताकत एक बन जाती थी। ये देखिए सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये आपके इसके अंदर पावरफुल, ये खुद ही एक मैग्नेट बन गया। तो या तो ये सिचुएशन हो जाती है या फिर ये सिचुएशन हो जाती है, या तो इसके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। देख सकते हैं आप ध्यान से। ये देखिए अलग अलग डायरेक्शन में था। ये ओरिजिनल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, मान लिया आयरन, मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, या तो ये सिचुएशन बन गई कि सारा का सारा जो था वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो गया, मतलब रोटेशन ऑफ डोमेन हो गया। ये आपका डोमेन का रोटेशन हो गया, है ना, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, दायरा बढ़ गया। देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डोमेन जो था वो बड़ा हो गया। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दोनों पॉसिबिलिटी का असर क्या होता है कि वो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक होते हैं। ये डोमेन थ्योरी आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो पढ़ने को मिलेगी, केमिस्ट्री में नहीं मिलेगी। तो अभी अगर आपने पढ़ी भी नहीं होगी ये फिजिक्स में, तो इसको आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको मज़ा आएगी। अब देखिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और इन्हीं के मैग्नेट बनाए जाते हैं। फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जीडी, CrO2 वगैरह, ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं। इनका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आप देख सकते हो सभी एक डायरेक्शन में है तो बहुत हाई होता है। ये सभी डोमेन्स के डायरेक्शन है। डोमेन अब आपको समझ में आ गया होगा, जो कि आपको NCERT बुक से पढ़ के समझ में नहीं आएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक में म्यू नेट की वैल्यू 0 हो जाती है। अब अगर हम सोचें कि यही हमारी सेम सिचुएशन एंटी फेरोमैग्नेटिक में होती तो कुछ कहानी ऐसी हो जाती। समझिएगा जरा बात को, ऐसी कुछ कहानी हो जाती। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, म्यू नेट हो गया 0। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, यानी ताकत होने के बावजूद, मजबूती होने के बावजूद, हर एक डोमेन अपने आप में एक मैग्नेट है।
लेकिन सब अपनी अपनी चिल्लाते रहे, आपस में यूनिटी नहीं बन पाई, सब बिखर गया, सब डिस्टर्ब हो गया। ये हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक हुआ। म्यू नेट की वैल्यू इसमें 0 होती है। एक पैरेलल, एक एंटी पैरेलल, एक पैरेलल, एक एंटी पैरेलल एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को वो कैंसिल कर देती है। इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, MnO ZnO 2 याद कर लीजिएगा। और फिर फेरी मैग्नेटिक है। फेरी मैग्नेटिक में कुछ कहानी ये होती है कि सब एक ही तरफ अलाइन नहीं होती। जैसे ये 2 ऊपर की तरफ आया, एक नीचे की तरफ आया, तो एक एक कैंसिल हो गया, लेकिन एक रिजल्टेंट बच गया। ऐसे 2 ऊपर हुए, एक नीचे हुआ, तो एक बच गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है म्यू नेट 0 नहीं होता है। म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्दो म्यू नेट इज लेस देन दैट ऑफ इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये ताकतवर, सबसे ताकतवर चीज़ है, इसी का मैग्नेट बनता है। ये भी ताकतवर हो सकता था, ये भी ताकतवर हो सकता था, लेकिन इसमें सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं हुए। आपको एक बात समझ लेनी है, डोमेन इन रीजन्स को बोलते हैं। मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। अगर सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं तो वो बन जाती है फेरोमैग्नेटिक, एक ताकत बन जाती है, उसी का मैग्नेट बनता है। अगर उनमें अपनी ढपली, अपना राग है, सब एक दूसरे की काट करते हैं तो मर कट के सब खत्म हो जाते हैं। और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कुछ थोड़ा बहुत आखिरी में बच जाता है रिजल्टेंट। ठीक है, ये आपको देखिए आपके सामने तीनों सब्सटेंस के बारे में है। तो ये मैंने आपको ये डिटेल पढ़ाया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे फिर अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।